जय हिंद। 25 दिन के 25 मैराथन में आज छठे दिन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिन से कुछ टेक्निकल इशू के कारण से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। आगे से मैं कोशिश करूंगा इसको कंटिन्यू करने की, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पिछले वीडियो में 480, 85 या 86 तक हम लोग कवर किए थे। आगे से आज की वीडियो में हम लोग 491 से हम लोग आगे कवर करेंगे। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। बता दें कि ये बुक जो हैं ये यूथ कंपटीशन बुक के हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये बुक हैं, एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 491 नंबर है द्विनाम पद्धति का, ये यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है। द्विनाम पद्धति नामक पद्धति को विकास प्रस्तुत किया था। तो ये किसने किया था? ये किया था कोरलस लिनियस ने, केरोलस लिनियस ने किया था। द्विनाम पद्धति जीवों यानी कि जंतु व वनस्पति के नामकरण की पद्धति है, जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कोरलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार किसी जीव के नाम के 2 अंग होते हैं जो जीव के वंश यानी जीन्स और जाति स्पीसीज को बताते हैं। जैसे लिनियस सोम्पा यानी प्याज, जहाँ लिनियस वंश और सेम्पा जाति का बताता है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। आगे द्विमित्रीय मेंडलीव के तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण तथा क्लाउड लुई बॉर्थले का रासायनिक संतुलन के सिद्धांत प्रतिपादित के रूप में जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति उसके द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो ये कोरलस लिनियस के द्वारा, केरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। केरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, इसलिए इन्हें वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति के नाम। वंश तथा जाति का नामों के पश्चात उस वर्गीवादविद का नाम लिखा जाता है जिसने सर्वप्रथम इस जाति को वर्तमान नाम प्रदान किया। उदाहरण मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये होमो सेपियंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजातियों की द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो किसको? तो ये केरोलस लिनियस को। आगे कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो ये किस रूप में जाना जाता है? तो ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में ये जाना जाता है। आगे किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो ये कार्ल लिनियस को जाना जाता है। आगे कार्ल लिनियस को किसका जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान के जनक को माना जाता है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लिनियस को कहा जाता है। आगे है जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामांकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ये किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ये केरोलस लिनियस के द्वारा की गई थी, केरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। आगे सिस्टोमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? सिस्टोमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा? तो ये कोरलस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। आगे जंतु जगत एनिमल किंगडम। निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो किसे वर्गीकृत किया जाता है? तो ये मेटोजोआ को किया जाता है। कोरलस लिनियस ने प्राणी जाति यानी कि जीव एवं वनस्पति के नामकरण हेतु एक द्विनाम पद्धति का विकास किया, जिस कारण कोरलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बिना कोशिका भित्ति वाली बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो किसका? तो ये एनिमोलिया के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। बिना कोशिकीय भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को एनिमोलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इसे
मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। एनिमेलिया जंतु जगत का समूह है, इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है पेरिफेरा। पेरिफेरा खाली जगह प्राणी अगतिशील होते हैं। खाली जगह प्राणी अगतिशील होते हैं। कौन सा प्राणी? ये पेरिफेरा। पेरिफेरा संघ पेरिफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पेरिफेरा शब्द ग्रीक शब्द के दो शब्द पोरोस मतलब छिद्र तथा फेरर मतलब धारण करना से बना है, अतः पेरिफेरा का मतलब छिद्र के धारण करने वाला है। इनके शरीर में असंख्यक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्पंज के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट ग्राउंड द्वारा स्पंजों को जंतुओं में सम्मिलित किया गया और इनको पेरिफेरा नाम दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो क्या है? तो ये साइकोन है। साइकोन स्पंज यानी स्पंज एक अमेरुदंडी पेरिफेरा संघ का समुद्री जीव है। समुद्री जीव है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाए जाते हैं। यह जंतु कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। यह एकमात्र ऐसे जंतु हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं। ये लाल एवं हरे आदि कई रंगों में के होते हैं। इनका शरीर पौधे की तरह शाखा प्रशाखा युक्त होते हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसे आस्ट्रिया कहते हैं, जिनसे होकर जल, ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थों का शरीर में प्रवेश होता है, जिनसे जल बाहर निकलता है। इसे ऑस्कुलम कहते हैं। साइकोन यूप्लेस्टेला तथा स्पेंजुलो पेरिफेरा समूह के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं खाली जगह श्वासनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो कौन से हैं? ये स्पंज है। स्पंज श्वासनली उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज की अमेरुदंडी पेरिफेरा छिद्र युक्त जीवधारी समुद्र जीव है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाए जाते हैं। यह जंतु निर्वाह यानी कॉलोनी बनाकर यह अपने आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे ऑक्सीजन व भोज्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं। इसे एक बड़ा छिद्र होते हैं, जिससे जल बाहर आता है। इसे ऑस्कुलम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में स्पंज क्या होता है? तो ये एक पशु होते हैं। एक पशु। अब है सेलेंट्रेंटा। खोल के भीतर से निकलने वाले अक्र, जिसका तकनीकी नाम सोप है, को उनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इनमें से मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। मदर ऑफ पर्ल। खोल के भीतर से निकलने वाले अक्र, जिसका तकनीकी नाम सोप है, को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसे घोंघा वर्ग की प्राणी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं के दो परतों से बना है? तो ये कौन सा? तो ये है आपका हाइड्रा। ये हाइड्रा सेलिटेंट्रा संघ का जीव है। यह जीव अरीय समिति तथा द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी गेस्ट्रोडर्मिस। इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें पुनः दुभवन की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे इनमें से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो कौन सा जीव कर सकता है? तो ये आपका हाइड्रा इसमें कर सकता है। आगे इसी में हाइड्रा मुख्यतः तालाब, पोखर, झील व गड्ढों आदि के जल में जलीय पौधे या वस्तु से चिपके रहते हैं। यह कभी कभी प्रचलन भी करता है। यह निडेरिया अथवा सेलिट्रेंट्रा संघ का जंतु है। आगे इसी में है हाइड्रा जंतु पुनर्भवन या पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा के शरीर गोल, लंबा व लचीला होता है। इसके दूरस्थ भाग पर शंक्वाकार मुखाधार होता है। मुखाधार पर तारे सदृश मुख छिद्र होते हैं। मुखाधार के चारों ओर 6 से 10 की संख्या में स्पर्श होते हैं। स्पर्श हाइड्रा को प्रचलन व शिकार करने में सहायता करते हैं। आगे हैं
निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? इनमें से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो ये हाइड्रा करता है। हाइड्रा प्रजनन करता है। ये किसके द्वारा? ये मुकुलन द्वारा ये प्रजनन करता है। आगे, खाली जगह में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। किसके द्वारा? तो ये हाइड्रा द्वारा। खाली जगह का शरीर कोशिका की 2 परतों से बनी होती है। तो किसका? तो ये सेलिट्रेंट का शरीर की कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य स्तर तथा दूसरी स्तर अंत स्तर होते हैं और दोनों के बीच एक अकोशिकीय पदार्थ मध्य श्लेष होते हैं। सेलिट्रेंटा एक बहुकोशिकीय जंतु है। उदाहरण किसमें आ जाएगा? हाइड्रा। आगे हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा? ये पुनर्जनन द्वारा होते हैं। यदि किसी कारणवश जीव विक्षत हो जाते हैं अथवा कुछ टुकड़े में टूट जाते हैं तो उनके टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देते हैं। आगे निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रेप्लोब्लास्टिक्स नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये जेलीफिश है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होते हैं यथा बाह्य एस्ट्रोडर्म तथा आंतरिक एस्ट्रोडर्म द्विस्तरीय कहलाते हैं, जैसे स्पंज, सेलिट्रेंटा और टेनोफोर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो ये हाइड्रा निडोरिया संघ का जंतु है। यह सूक्ष्म आकार का होता है। यह मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, अर्थात इनमें अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा का शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है एवं प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। यह भी अलैंगिक जनन का एक विधि है जिन्हें पुनर्दहन कहते हैं। आगे हैं, खाली जगह मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। तो किसके द्वारा? तो हाइड्रा के द्वारा। मुकुलन हाइड्रा में अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अनुकूल परिस्थितियों में हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में कलिकाएं प्राय शरीर के जठर भाग या वृंट के मिलने के स्थान पर बनती है। सर्वप्रथम खाद्य संचय करके इस स्थान की गैस्ट्रोडर्मिस कोशिकाएं फूल जाती है और इनके ऊपर स्थित एक एक्टोडर्म कोशिकाएं वृद्धि कर एक उभार बना लेती है जिसे कालिका कहते हैं, जो वृद्धि कर एक नई हाइड्रा को जन्म देते हैं। तो उसका राइट आंसर जाएगा सी नंबर। आगे हैं, कालिका द्वारा विकसित नए जीव खाली जगह है। तो क्या है? तो ये हाइड्रा होते हैं। आगे खाली जगह ब्रीडिंग की प्रक्रिया द्वारा जनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो किसके द्वारा ये होते हैं? तो ये होते हैं आपका हाइड्रा के द्वारा। अब प्लेटेन हेलमेंथिस हैं। आगे है 519 नंबर, जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को प्लेक्टवर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये प्लेटी हेलमेंथिस को। संघ प्लेट हेलमेंथिस के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? तो वे हैं, इनके शरीर त्रिस्तरीय होते हैं परंतु 2 गुहा नहीं पाई जाती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होने के कारण इन्हें प्लेटवर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है एवं उत्सर्जन फ्लैम कोशिकाएं द्वारा होता है। इनमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। ये उभयलिंगी भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। तो कौन सा? तो ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया जंतु जगत के संघ प्लेटी हेलमेंथिस का सदस्य है। इसे वर्ग टर्बुलेरियन में रखा गया है। प्लेनेरिया में नेत्र धब्बे जिसे ओसोली कहा जाता है, जो प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। नेत्र धब्बे फोटोरेस्पेक्टर
रिफ्लेक्टर के रूप में कार्य करते हैं और प्रकाश स्रोतों से दूर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे खाली जगह नामक एक प्लेटवॉर्म में बहुत सामान्य आँखें होती हैं जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगता है। ये हो जाएगा प्लेनेरिया, ये हो जाएगा प्लेनेरिया। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अंत परजीवी का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ये फीताकृमि, ये हो जाएगा फीताकृमि। अंत परजीवी का एक उदाहरण फीताकृमि है। जब अतिथि परपोषी की अंत सतह या भीतर रहता है तो उसे अंत परजीवी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे टेपवर्म फाइलम खाली जगह से संबंधित है। तो किससे? प्लेट हेलिमेंथिस से संबंधित है। प्लेटीहेलमिन्थिस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द प्लेटी एंड फ्लेंट तथा हेलमेंथिस बराबर वर्म से मिलकर बना है। प्लेटीहेलमिन्थिस शब्द का अर्थ चपेट कृमि होते हैं। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं। टेपवर्म फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से संबंधित हैं। ये प्रोटोस्टोमी होते हैं परंतु इनमें दो गुहा नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके हेलमेंथिस खाली जगह स्कैरिसिस के साधारण नाम है। तो किसका है? ये राउंड वर्म एस्केरिस का साधारण नाम है। स्कैरिस स्तनियों की आंत का एक पोषदीय परजीवी होते हैं। एस्केरिस ल्यूम्बिस्क्वाइडिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अब है एनीलिंडा। खाली जगह का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो किसका? तो केचुआ का किया जाता है। केचुआ का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केचुआ द्वारा वनस्पति एवं भोजन के कचरे आदि का विघटित करके बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इनमें से कौन सा केचुआ का श्वसन अंग है? तो कौन सा है? तो ये है त्वचा। केचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेते हैं। केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। मछलियाँ गलफड़े से सांस लेती है। कॉकरोच और अन्य कीड़े स्पाइरिकल यानी कि सांस लेने के छिद्र के माध्यम से सांस लेते हैं। स्पाइरिकल के माध्यम से सांस लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे जोंक किस संघ से संबंधित है? ये किस संघ से है? ये एनीलिंडा से संबंधित हैं। जोंक एनीलिंडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होते हैं। यह बाह्य परजीवी है। इसका शरीर लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। आगे है खाली जगह एनीलिंडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये एस्कैरिस। एनीलिंडा वर्ग को रिंग वॉर्म्स या सैंड वॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बड़ा फाइलम है जिसमें 1000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। इनमें रिंग वॉर्म, केचुआ, नेरिस, जोंक आदि शामिल हैं। एनीलिंडा वर्ग के जंतु जलीय एवं स्थलीय परजीवी होते हैं। इसका परिसंचरण तंत्र बंद आकार का होता है। इनमें उत्सर्जन पाया जाता है तथा उत्सर्जन नेफ्रेंडिया द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो कौन सा जीव नहीं करता है? तो एनीलिंडा। केचुआ एक कृमि है जो लंबा वर्तुलाकार ताम्रवर्म का होता है और बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। केचुआ एनीलिंडा संघ का सदस्य है। यह जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते। मूंगा और हाइड्रा संघ नाइडेरिया के सदस्य हैं जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। स्पंज संघ फेरिफेरा के सदस्य हैं। इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। केचुआ में केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो कौन से हैं? तो एनीलिंडा से हैं। केचुआ एनीलिंडा प्राणी संघ से संबंधित हैं। अर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर इत्यादि आते हैं। मोलस्का संघ के प्राणी घेंगा, स्पेसीज इत्यादि और प्रोटोजोआ संघ के प्राणी प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट, अमीबा, हिस्टोलिटिका आदि।
आगे केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंध है? तो किससे हैं? ये एनिलिंडा से हैं। त्वचीय श्वसन खाली जगह होते हैं। त्वचीय श्वसन किस में होते हैं इनमें से? तो केचुआ में है, केचुआ में होते हैं। अब है आर्थ्रोपोडा। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नालियों का एक जाल होता है जिन्हें खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल कहा जाता है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है जिन्हें श्वास प्रणाली यानी ट्रेकिया कहा जाता है। कीटों के श्वसन तंत्र में श्वास नली नामक नलिकाओं का एक जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे है तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी कि लार्वा के बाद क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कोशित कहलाता है। तितली का जीवन चक्र अंडा लार्वा प्यूपा वयस्क अवस्था होता है। अंडा जो होते हैं ये क्वेरी अवस्था है, प्राइमरी अवस्था है। इसमें मादा तितली पेड़ के पत्तों पर 200 से 300 तक अंडे देते हैं और यह चरण 3 से 7 दिन तक होता है। वहीं पर लार्वा की बात करें तो लार्वा इसमें अंडे विकसित होकर लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। यह 2 से 5 सप्ताह तक होता है। प्यूपा, यह अवस्था में लार्वा पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तथा खाना बंद कर देते हैं और प्यूपा में परिवर्तित होने लगता है। प्यूपा को क्राइसलिस भी कहा जाता है। वयस्क अवस्था, यह अंतिम अवस्था है जिसमें तितली पूरी तरह विकसित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? कीट किसके द्वारा लेते हैं? तो ये श्वास छिद्र के द्वारा। श्वास छिद्र कीट पक्ष और पेट के छिद्रों से सांस लेते हैं जिन्हें स्पाइरल कहा जाता है। कीड़े स्पाइरिकल के माध्यम से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। आगे हैं पादपों के समूह में विभाजित किए जाता है जिन निम्न विकल्पों में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा संघ लगभग 10 लाख प्रजाति वाले सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में मुख्यतः विभिन्न कीटे आते हैं। ये जलीय, स्थलीय व परजीवी होते हैं। पादप जगत के थैलोफाइटा था बायोफाइटा उपजगत में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत आवृतबीजी, अनावृतबीजी, पेनरोगेमी, टेरिडोफाइटस, ट्रेकियोफाइटस, एकबीजीपत्री, द्विबीजीपत्री आदि आते हैं। आगे पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो किस में जुड़े होते हैं? ये आर्थ्रोपोडा। इन जंतुओं का शरीर अखंड युक्त तथा टांगे जोरदार होते हैं, इसलिए इस समुदाय का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है। इनके शरीर प्राय 3 भाग यानी सिर, धड़, उदर में विभक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? जीव वैज्ञानिक घरेलू मक्खी का नाम क्या है? मुजिका डोमेस्टिका है इसका नाम। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक मुजिका डोमेस्टिका है। ट्रेटिकम एस्टिवस गेहूं का वैज्ञानिक नाम है और फानिया मक्खी का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे तिलचट्टे में श्वसन खाली जगह के माध्यम से होते हैं। तो किसके माध्यम से होते हैं? तो ये श्वास रंध्रों के द्वारा होता है। तिलचट्टे में श्वासन रंध्रों के माध्यम से होते हैं। इनके शरीर के भाग में छोटे छोटे श्वास रंध्र होते हैं। तिलचट्टे के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसके वजह से इनका रक्त रंगहीन या सफ़ेद होते हैं। आगे है खाली जगह समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो किसमें? आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में पाए जाते हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। इनका बाह्य कंकाल काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इस संघ के जंतुओं के गमन हेतु संधियुक्त
पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे खाली जगह जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो कौन सा है? तो ये है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों की प्रजातियां पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाई जाती है। इनका शरीर सिर, पक्ष तथा उदर में बांटा जाता है। शरीर में चारों तरफ एक खोल जैसी रचनाएं मिलती है। प्राय सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधियुक्त शाखांग होते हैं। सिर पर 2 युक्त नेत्र होते हैं। ये जंतु एकलिंगी होते हैं तथा ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, तितली इत्यादि। आगे खाली जगह कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो ये कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु का सबसे बड़ा समूह है? कौन सा बड़ा समूह है? ये आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा जंतुओं का समूह है। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? इनमें से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद का। सहस्त्रपादक अधिकतम पैर वाले आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। इसका शरीर लंबा, खंड युक्त तथा प्रत्येक खंड में 2 जोड़े संधि युक्त पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के 2 गुहा हिमोसील कहलाता है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है। इसका शरीर शिरोवक्ष और उदर में बांटा होता है। इसके लगभग 4000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। इसके शिरोवक्ष से 4 जोड़े पैर लगे रहते हैं। यह मांसाहारी जंतु होते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो किसको? तो ये झिंगुर को। झिंगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। झिंगुर टिड्डा दल तथा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। कुछ झिंगुर के पंख होने पर भी उड़ नहीं पाते, जबकि अन्य सभी कीट सामाजिक कीट कहा जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे खाली जगह संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है, तो कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह। इनके पाद निधियुक्त होते हैं। लगभग 2/3 जंतु पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही हैं। इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनमें ट्रेकिया, गिल्स तथा बुक लंग्स श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? कितनी जोड़ी होते हैं? तो ये 4 जोड़ी। मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती है, परंतु इन्हें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। इसका शरीर विरोवस और उदर में बांटा रहता है। विश्व में वर्तमान में लगभग 40,000 मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। आगे इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? किस कीट का दांत होते हैं? ये होते हैं तेतियों एवं भौरों की। तेतियों और भौरों की होते हैं। अब है मोलस्का। कुछ जंतुओं जैसे घेंघों एवं जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। यह क्या व्यक्त करता है? तो ये क्या व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होते। ये लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होते। कुछ जंतु जैसे घेंघा में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। यह लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होते, क्योंकि घेंघे उपलिंगी हैं। वे सभी के साथ संभोग करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं इनमें से किस प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होते हैं? तो किस में नहीं होते हैं? तो ये घेंघा में। घेंघा प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, जबकि शार्क, सर्प व सैल्मन मछली में लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। आगे निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो ये होते हैं घेंघा में। घेंघा लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। घेंघा अपना लिंग बदल सकता है। घेंघा मोलस्का संघ का जंतु है। आगे निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? ये घेंघा।
निम्नलिखित में से चूर्ण प्रभार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा? एंटीडोन। मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए इनमें से एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। घेघा, ऑक्टोपस और केटिन इनके उदाहरण हैं, जबकि एंटीडोन एक इकाइनोडर्मेंटा संघ के प्राणी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो कौन सा जीव है? तो ये घेघा है। घोघा मोलस्का परिवार से संबंधित है। यह तालाबों, पोखर तथा नदियों के किनारे पाए जाते हैं। मंदिरों में पाए जाने वाले शंख घोघा की एक खोल होते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग होता है। ऑक्टोपस का खून का रंग किस तरह से होते हैं? तो ये नीला होता है। ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। ऑक्टोपस के श्वसन वर्णक हिमोसायनिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हिमोसायनिन में कॉपर धातु पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो इनमें से कौन सा जानवर बदल सकता है? ये स्नेल बदल सकता है। कुछ प्रजातियां अपने लिंग परिवर्तित कर सकती है। कोरल लीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तित करने में सक्षम है। क्लोनीफिश रेसेस और इल्स और गोबीज आदि कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तित करने में सक्षम होती है। स्नेल भी लिंग परिवर्तन कर सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे एक कर्णसिपी क्या है? तो यह है एक भक्षणीय समुद्री घेघा। एक कर्णसिपी एक भक्षणीय समुद्री घेघा है। घेघा सिपिडोरिस, ऑक्टोपस, कुंडलिन इत्यादि मोलस्का संघ की प्राणी है। मोलस्का सदैव कवच में सुरक्षित रहता है। मोलस्का का वैज्ञानिक अध्ययन माइक्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो कौन सा? ये इकाइनोडर्मेंटा। संघ इकाइनोडर्मेंटा के जंतु मुक्त जीव समुद्री जंतु होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती है। त्वचा पर कटिकाएं पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेंटा है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो इनके चलन में सहायक होता है तथा इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये शतपात। मोलस्का संघ के जीव स्वच्छ जलीय, समुद्र तथा कुछ स्थल पर निवास करने वाले भी होते हैं। इनका शरीर सिर, अंतरांग तथा मसाल पाद में विभाजित होता है। इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है तथा उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होते हैं। ये एक लिंगी के अंडज होते हैं, जैसे घेघा, ऑक्टोपस स्पीशीज, सेपिया आदि। जबकि शतपाद जीव ऑर्थोपोडा संघ के जंतु हैं। इसके अतिरिक्त कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, मछली, केकड़ा आदि भी ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन से तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो कौन सा है? तो यह है आपका माल्पिघियन नालिकाएं। तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग माल्पिघियन नलिकाएं हैं। तिलचट्टे के मध्यांत व पश्चात के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती है। इन्हें मालिफिघन नलिकाएं कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, जंतु का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो कौन सा? इकाइनोडर्मेंटा। संघ इकाइनोडर्मेंटा जंतु पूर्णतः समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेंटा सामान्यतः समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र से स्थिर जल में सतह पर पाए जाते हैं। इनका शरीर तारों की तरह बेलनाकार तथा तारबूज या डिस्क जैसे होते हैं तथा आर्थोपोडा, मोलस्का और
ट्रेमेटोडा के जंतु समुद्री, स्वच्छ, जलीय दोनों ही होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे खाली जगह पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं, तो कौन सा है? तो ये इकाइनोडर्मेंटा। आगे जल संवहनी प्रणाली खाली जगह में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? तो ये समुद्री खीर में, समुद्री खीरा में। जल संवहनी प्रणाली समुद्री खीरा में पाई जाती है, जो इकाइनोडर्मेंटा संघ की प्राणी है। जल संवहनी तंत्र इकाइनोडर्मेंटा संघ के प्राणियों व विशिष्ट लक्षण है। इसी के माध्यम से ये श्वसन, गमन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे स्टारफिश समूह से संबंधित हैं। स्टारफिश किस समूह से संबंधित हैं? इकाइनोडर्मेंटा संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं, जिनका शरीर कांटेदार होते हैं। इनके शरीर में जल प्रवाह संस्थान होते हैं। इन एकलिंगी प्राणियों का शरीर त्रिस्तरीय एवं 5 या अधिक बहुओं में विभाजित हो रहता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेंटा समूह का प्राणी है। तारा मछली, सी ऑर्चिन, सी कुकुम्बर संघ इस संघ के प्रमुख प्राणी हैं। आगे संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। तो ये कौन है? तो ये शूलचर्मी है। आगे खाली जगह केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है, तो ये कौन सा है? तो ये स्टारफिश। इस इकाइनोडर्मेंटा संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेंटा रखा गया है। ये सभी समुद्री होते हैं। स्टेरियस समुद्री आर्चिन, समुद्री लिली इत्यादि इस संघ के सदस्य हैं। जेलीफिश संघ नाइडेरिया का सदस्य है। सिल्वर फिश संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। डॉग फिश संघ काइड्रेटा के वर्ग कॉन्ड्रीक्विथिस का सदस्य हैं। ये तीनों ताजे जल तथा समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है क्वाड्रेटा। निम्नलिखित में से कौन सा केसुरुकी की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये वासीय समिति। पृष्ठी रज्जु, आंतरिक कंकाल, द्विभागीय समिति आदि केसुरुकी के विशेषताएं हैं। केसुरुकी जीवों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ रज्जु अवश्य दिखाई पड़ते हैं। व्यासीय समिति इकाइनोडर्मेंटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव केसुरुकी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये केचुआ। केसुरुकी जीव वे जीव होते हैं जिनका वयस्क जीवन में आशिष्ट अथवा उपासित केसुरुकियों की बनी केसुरुक दंड यानी रीढ़ होते हैं, तथा इनके अलावा अन्य अस्थियां और उपास्थियां होते हैं, जो मिलकर अंत कंकाल बनाते हैं। इनका संबंध कार्ड्रेटा संघ से होते हैं। मछली, छिपकली, मेढक, मानव इत्यादि केसुरुकी प्राणी होते हैं। आगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी यानी कॉर्डेटा खाली जगह है। तो क्या है? तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक रुज्की संघ के जीव जगत का सबसे विकसित संघ है। इस संघ के 3 मूल लक्षण, इसका 3 मूल लक्षण है। पृष्ठवत नालिकार केंद्रित तंत्रिका तंत्र, मेरुदंड, ग्रास नलीय क्लोएम दरारें, और ये सभी केसुरुकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 570 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी केसुरुकी की एक विशेषता नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये वे असमित होते हैं। केसुरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित फ्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें द्विपार्श्व समिति कोशिकाएं, भ्रूण स्तर, टिप्लोलास्टिक तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इसमें गुदा, पार्श्व
पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होते हैं। इनमें से अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। अब है उभयचर। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं? तो कि 3 कोष्ठीय जीव हृदय किस में होते हैं? तो ये मेढक में। मेढक में 3 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 1 नीले होते हैं। यह एक उभयचर वर्ग से संबंधित है जीव है, अर्थात उभयचर और सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अपवाद में स्वरूप मगरमच्छों का हृदय 4 कक्षीय होते हैं। आगे हैं मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने खाली जगह से भी श्वास कर सकते हैं। तो किससे? तो ये क्लैम से ये श्वास कर सकते हैं। मेढक उभयचर प्राणी होते हैं, जिस कारण इसमें 3 तरह के श्वसन प्रणाली पाई जाती है। एक फेफड़ा, एक त्वचा तथा तीसरा है मुख ग्रासनीय श्वसन। उभयचर होने के कारण मेढक अधिकांश समय पानी में रहता है तथा इस दौरान त्वचा के केवल गैसीय विनिमय के लिए श्वसन अंग के रूप में कार्य कर सकती है। मेढक की त्वचा श्वसन क्रिया के लिए बहुत उपयुक्त होता है। आगे ही खाली जगह में दोहरा परिसरण नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है? तो ये मेढकों में। मेढकों के दोहरा परिसरण नहीं होता है। स्तनधारियों और पंछियों में दोहरा परिसरण मार्ग पाया जाता है। इस प्रकार के परिसरण तंत्र वाले जंतुओं का हृदय 4 कक्षीय होते हैं। दाहिने कक्ष शरीर में डीऑक्सीजेनेटिक्स यानी कि अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और दाएं वेंट्रिकल में फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होने के लिए भेजता है। आगे निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। तो ये कौन सा है? तो ये सेलामेंडर है। 3 कक्षीय हृदय वाले जीव सेलामेंडर होते हैं। उभयचर व सरीसृप जीवों का हृदय 3 कक्षीय होते हैं। इनमें 2 परिकोष्ठ तथा 1 निलय होते हैं। कम से कम स्तर पर ऑक्सीजन युक्त और डीऑक्सीजनेटेड को मिलाने का ध्यान रखता है। यह दोहरा परिसरण तंत्र बनाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कौन से आते हैं? तो ये टोड आते हैं। टोड जंतु उभयचर श्रेणी में आता है। उभयचर वर्ग पृष्ठवसीय प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य एवं सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल एवं थल दोनों पर रहते हैं। इनके हृदय 3 वेशम यानी कि 2 अलिंद और 1 नीले युक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? किसे का जाना जाता है? तो ये हाइला से। हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दुनिया भर में इनकी लगभग 800 प्रजाति पाई जाती है। इसमें कुछ प्रजातियां पेड़ों की छालों के अनुरूप अपने त्वचा के रंग को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? ये तो इसका वैज्ञानिक कुछ नाम दिया है। भेड़िया का कैलिनस न्यूपस का नाम है। एशियाई मेढक राना टिग्रिना का नाम है। बाघ का पेथरा ट्राइग्रिस वैज्ञानिक नाम है। तेंदुआ का पेथरा मॉडर्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में खाली जगह होते हैं। तो ये क्या होते हैं? 3 कक्षीय हृदय होते हैं। उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 1 नीले होते हैं। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होते हैं। इसी प्रकार मगरमच्छ, पंछियों और स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे खाली जगह 3 कक्षीय हृदय होते हैं। किसमें होते हैं? तो ये उभयचरों में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। उभयचर में खाली जगह है तो क्या होते हैं? ये बिना पंखों के ग्रंथि वाले त्वचा होते हैं। बिना पंखों के
ग्रंथि वाले त्वचा होते हैं। उभयचर वर्ग मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आते हैं। इस वर्ग में जंतु जल और थल दोनों पर रहते हैं। ये नियततापी जंतु हैं। इस वर्ग में 3000 जातियां पाई जाती है। इनके शरीर पर शुष्क बाल या पंख नहीं होते हैं, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण चिकनी होती है। मेढक इस वर्ग का एक प्रमुख प्राणी है। आगे निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? तो किसमें होते हैं? तो ये उभयचरों में होते हैं। आगे हैं खाली जगह वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होते हैं। तो किसमें होते हैं ये? तो ये उभयचरों में होते हैं। उभयचर वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये अनियततापी जंतु होते हैं। यह वर्ग में लगभग 3000 जातियां पाई जाती है। इन प्रजातियों में श्वसन गलफड़े अथवा फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है निम्नलिखित में कौन उभयचर नहीं है? इनमें से कौन सा उभयचर नहीं है? टाइला, द्वादुर, सेलिमेंट्रा, इप्रेटिमस तथा नेक्यूचुरस आदि उभयचर हैं। वर्ग के प्राणी हैं। इनका शरीर जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। इस वर्ग में के सभी जंतु जमीन, दीवारों, पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं, परंतु कुछ जातियां पानी में भी रहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। अब है सरीसृप। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों के लिंग का निर्धारण करता है? तो कौन सा? तो ये सरीसृप है। सरीसृप वर्ग के जीवधारियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कई कारकों द्वारा होते हैं, जिनमें कुछ में यह तापमान के द्वारा होते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणियों का रेप्टाइल्स भी कहते हैं। इसमें सांप, मगरमच्छ, छिपकली आते हैं। सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो ये उसका तापमान वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सरीसृपों में संतति की लिंग उस तापमान से निर्धारित होता है जिस पर निषेचन अंडा रखा जाता है। आगे हैं मगरमच्छों के दिल में खाली जगह होते हैं। तो ये कितना होते हैं? ये 4 कोष्ठक होते हैं। मगरमच्छों के हृदय में 4 कोष्ठक यानी 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये सरीसृप। जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वे कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। कशेरुकी में अरवेंडिड, स्पिंज कीट, मोलस्क, ऑर्थोपोडा आदि शामिल हैं। जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी दंड कहा जाता है। इस प्राणी में मछली, उभयचर, सरीसृप, पंछी और स्तनधारी शामिल हैं। रेंगकर चलने वाले असमतापी कशेरुकी जीव को सरीसृप कहते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के चार चरणों को सही क्रम दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये है अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णांक। ये है मच्छर का जीवन चक्र सामान्यतः 21 दिन का होता है। 24 घंटे में अंडा विकसित होकर लार्वा बनता है। यह 4 से 5 दिन में प्यूपा में बदल जाता है, क्योंकि इसके बाद 2-3 दिन में यह पूर्णतः वयस्क मच्छर बन जाता है। अतः सही क्रम हो जाएगा अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णांक हो जाएगा। आगे हैं वर्ग सरीसृप में खाली जगह है। तो ये क्या होते हैं? तो ये शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होते हैं। रेप्टाइल्स वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ आदि पर रेंग कर चलते हैं। ये अनियमिततापी जंतु हैं। इनकी त्वचा में एपिडर्मस श्रृंगी शल्क पाए जाते हैं।
आगे किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होते हैं? तो किस वर्ग के होते हैं? ये सरीसृप का। आगे हैं अधिकांश सरीसृप में एक खाली जगह होता है, तो इसमें क्या होता है? तो ये होते हैं 3 कक्षीय हृदय। आगे अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो ये अंडज प्राणी कहलाते हैं। अंडे देने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवार तथा पेड़ों आदि पर रेंगकर चलते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा गया है। इनमें अनेक प्रकार के छिपकली, सर्प, घड़ियाल, कछुआ तथा अजगर आते हैं। आगे किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो किस प्रकार का? तो ये अंडा देने वाले को। आगे हैं अंडा देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अंडज प्राणी कहा जाता है। आगे मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चों को हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चों को हैचलिंग कहा जाता है। कोडलिंग कीट के बच्चों को गोलेस्किंग, हंस के बच्चा और फिगरिलिंग छोटे मछली के बच्चे को कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? ये टोड। सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो कि पृथ्वी पर रेंगकर चलते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं। टोड सामान्यतः मेढक की तरह ही होते हैं तथा ये उभयचर जंतु होते हैं। अब है पंछी। शुतुरमुर्ग के अंडे का माप कितना होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का माप होते हैं 170 mm से 130 mm। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा उड़ान रहित पंछी है। इसके अंडे का माप सामान्यतः 170 mm से 130 mm होते हैं। यह पंछी कंकर पत्थर भी खाते हैं। दांत न होने के कारण यह अपना खाना निगल जाता है। जब भोजन गिजार्ड इन दूसरे पेट तक पहुंचता है तो गिजार्ड में मौजूद पत्थर उसे पसीने में मदद करता है। एवं ऊंचाई के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जीवित पंछी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है खाली जगह प्राथमिक उत्सर्जी उत्पादक यूरिक अम्ल है। तो कौन है? तो ये आपका पंछियाँ हैं। पंछियों प्राथमिक उत्सर्जी उत्पादक यूरिक अम्ल है। मनुष्यों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पादक यूरिया है, जबकि मछलियाँ तथा गायें अमोनिया का उत्सर्जन करती है। आगे एकमात्र पंछी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड एकमात्र पंछी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसके कंधे में विशेष प्रकार की बॉल और सॉकेट जोड़ होते हैं जो उसे अपने पंखों को सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमाने के लिए सक्षम बनाता है। आगे पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पंछी कौन सा है? तो यह है आपका हमिंग बर्ड। आगे बाज की चाल लगभग कितनी होती है? बाघ की चाल लगभग 320 किलोमीटर पर आवर होते हैं। पेरिग्रीन फॉल्कन यानी बाज उड़ सकता है जब काफ़ी ऊंचाई से नीचे अपने शिकार की तरफ गोता लगाता है, तब उसकी चाल सर्वाधिक 320 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग होते हैं। हालांकि बराबर ऊंचाई पर क्षैतिज चाल लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आगे एविज में शामिल हैं। एविज में क्या शामिल है? तो ये हैं पंछी। एविज वर्ग के अंतर्गत पंछियों को शामिल किया गया है। इसके त्वचा पर कोमल पंख का आवरण होता है। उड़ने के लिए अग्रपादों का पंखों में निरुपद्रव पंछियों के 2 लक्षण हैं। ये समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे पंछी वर्ग में खाली जगह होते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो ये पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होते हैं। पंछी समतापी वर्ण प्राणी हैं। इनके शरीर पर पंख तथा ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। इनका हृदय 4 कक्षी तथा 1 जोड़ी पैर होते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस पंछी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो किसका होता है? तो हमिंग बर्ड का। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो ये कौन से हैं? तो ये साइनस है।
तलवार जैसे चोंच वाले होमिंगबर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो इसका विशेष है इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। तलवार जैसे चोंच वाले होमिंगबर्ड प्रजाति के एक पंछी है। यह मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका यानी बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला में पाए जाते हैं। आगे निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो यह है कीवी। कीवी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले एक पंछी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। यह यहाँ का राष्ट्रीय पंछी है। कीवी हमेशा पेड़ों के खोखले तानों या फिर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। आगे पंछियों में खाली जगह होते हैं। पंछियों में चार कक्षीय हृदय होते हैं। उड़ने वाले पंछी को कार्डेट संघ के एविज वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के प्राणी मुख्यतः समतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान नियत रहता है। इनकी लगभग 9,000 प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती है। इनका संपूर्ण शरीर नौकादार और पंखों से ढका होता है। शरीर सिर्फ गर्दन, धड़ और पुच्छ में विभक्त रहता है और प्राणियों में 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे खाली जगह वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होते हैं। तो किसका? तो ये पंछी का गर्म रुधिर वाला जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इन्हें समतापी भी कहा जाता है। पंछी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो कि ये पंछी होते हैं। आगे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है। तो ये कौन सा है? ये शुतुरमुर्ग। स्तनधारी सरीसृप पंछी आदि वर्ग कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग पंछी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः शुतुरमुर्ग विषम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कौन सा जंतु है? ये कबूतर है। ठंडे खून वाले जीव वे होते हैं जो पर्यावरण में बदलाव के साथ दो अपने शरीर का तापमान बदलने में सक्षम हैं। उदाहरण मछली, मेढक एवं कई अन्य रेप्टाइल है। इस प्रकार जीवों को ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए यह कम खाने पर भी जीवन व्यतीत कर सकता है। गर्म खून वाले जीव वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान हर प्रकार का वातावरण में एक समान ही रखते हैं तथा उसे स्थिर नहीं होने देते हैं। उदाहरण इंसान, भालू, शेर, कबूतर एवं अन्य स्तनधारी जीव। इस प्रकार के जीव में शरीर की गर्मी के बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों का ग्रहण करना जरूरी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबूतर। आगे है निम्नलिखित में से कौन से प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं? तो कौन सा? तो ये आपका है कोयल जो है ये घोंसले में अंडे नहीं देते हैं। ये हमेशा किसी कौवा के घोंसले में अंडे देते हैं। अब है स्तनधारी। स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये इसका 4 होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चों के दूध पिलाती है। इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे स्तनधारी जानवरों का खाली जगह होते हैं। तो क्या होते हैं? 4 कक्षीय हृदय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाले स्तनपायी है? तो ये प्लेटिपस है। प्लेटिपस एक अंडा देने वाले स्तनपायी है जिसे पंछियों एवं स्तनपायियों के बीच पाए संयोजी कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियों में पाई जाती है, जो कि स्तनपायियों का प्रमुख लक्षण है। जबकि अंडे देने वाले जीव पंछी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
आगे स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन गलत है? तो ये है, इनके हृदय में 3 कोष्ठीय होते हैं। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो यह कंगारू का, यह कंगारू शिशुधानी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस उपसर्ग के मादा प्राणियों के पेट पर थैला रहता है, जिसमें नवजात शिशु कुछ समय के लिए रहते हुए विकसित होते हैं। कंगारू के शिशु को जोई कहा जाता है। आगे, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहा जाता है? ड्रोमेडेरी कहा जाता है। ड्रोमेडेरी। एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमेडेरी कहते हैं। बैक्ट्रियन ऊँट के 2 कुबड़ होते हैं। ऊँट के रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह रेतीले तापते मैदानों में 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकता है। इसका उपयोग सवारी और सामान ढोने के लिए किया जाता है। आगे, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहा जाता है? सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो ये बार्क कहा जाता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को बार्क कहा जाता है। उल्लू की आवाज़ को कहा जाता है वह ग्राउल। भालू द्वारा निकाली गई आवाज़ कहा जाता है। आगे है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ये ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल। भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर चीता है। सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीका हाथी है। सबसे ऊंचा जानवर जिराफ होते हैं। आगे है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को कहा जाता है पॉड कहा जाता है। लेमर क्या है? मेडागास्कर में पाए जाने वाले एक जानवर को लेमर कहा जाता है। आगे, वीपीपार क्या है? वीपीपारा जंतु केसुरुकी वर्ग के सदस्य होते हैं, जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देता है। इसके अंतर्गत स्तनधारी जंतु जैसे पशु, पंछी तथा अन्य स्तनधारी को सम्मिलित किया गया है। इसमें परिसंचरण तंत्र पूर्णतः विकसित होते हैं, जैसे कि लंग्स, हृदय, धमनी, शिरा इत्यादि। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह के संबंध नहीं है? तो ये कौन सा? रैबिट है। रैबिट यानी खरगोश लेपोरिड परिवार का एक छोटा स्तनपायी है, जो विश्व के अनेक स्थानों में पाए जाते हैं। खरगोश जंगलों, घास के मैदानों, मरुस्थल तथा पानी वाले इलाकों में समूह में रहते हैं। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। पांडा ग्लोबल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित यह पेशेवर ESOPS संगठन है। आगे हैं, स्तनपाइयों में खाली जगह है। स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाले त्वचा होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, निम्नलिखित कथन पूरा करें। एक मदकालिक जंतु होते हैं। तो क्या होते हैं? एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करता है। ये एक मदकालिक जीव में प्रजनन अवस्था वर्ष केवल एक बार ही होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मेढक इत्यादि। आगे हैं, खाली जगह 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। तो ये कौन है? ये है स्तनधारी है। खाली जगह बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। कौन देता है? तो ये कंगारू देते हैं। कंगारू कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक स्तनधारी पशु हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। इन्हें सन 1773 ईस्वी में कैप्टन कुक ने देखा और तभी ये सभ्य जगत का सामने आया। कंगारू स्तनपायियों के शिशुधानी भाग के जीव हैं। आगे,
अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता। अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म कौन देता है? तो ये कंगारू। भारत में जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी खाली जगह है, तो ये एक चमगादड़, ये चमगादड़ है। भारत में जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार का द्विमविहीन बहुत बड़ा चमगादड़ है, जिसका सिर लोमड़ी जैसे प्रतीत होता है। इसका शरीर 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है एवं बाल काले होते हैं। यह लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। आगे हैं वह शब्द ढूंढें जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सांप। हिरन, गाय, हाथी तीनों संघ कॉर्डेटा के स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सांप संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो कौन सा? ये पारपोआइसिस। हर्बर पारपोआइसिस शर्मीले दुष्प्रभाव समुद्री स्तनपायी जानवर हैं। हॉर्बल पारपोआइस उत्तरी गोलार्ध में शांत तटवर्ती पानी में रहते हैं। ये ज़्यादातर ऊपर भाग पर ही रहते हैं। हर 25 सेकंड में हॉर्बल पारपोआइस विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालकर छींक मारते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने हॉर्बल पारपोआइस को कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में असुरक्षित जानवरों की सूची में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं भालू, हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव हैं? तो ये किस जाति के जीव हैं? ये हैं स्तनधारी जीव। स्तनधारी हाथी, भालू और गैंडा ये सभी स्तनधारी जीव हैं। स्तनधारी जीव प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो बच्चे पैदा करते हैं और अपना दूध पिलाते हैं। ये प्राणी के शुरुकी तथा नियततापी होते हैं। आगे हैं मनुष्य, मैमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित हैं, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? तो वह है छिपकली, वह छिपकली। आगे खाली जगह पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी हैं, तो ये कौन से हैं? तो ये डॉल्फिन है। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन के भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी में पाए जाने वाले गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो ये है चीता। चीता जमीन पर रहने वाले सबसे तेज जानवर चीता है। इसका वैज्ञानिक नाम एसोनिक्स जेप्टिक्स है। यह एक छलांग में 460 मीटर तक दूरी तय कर सकता है और मात्र 3 सेकंड के अंदर 103 किलोमीटर प्रति घंटा की इजाफा कर सकता है। अब है मत्स्य। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दिए इसमें 2 कक्षीय हृदय में दोहरी परिसंचरण होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका गलत क्वेश्चन, गलत आंसर। मछलियों में रक्त प्रवाह के लिए एक एकल सर्किट होते हैं और यह एक 2 कक्षीय हृदय होते हैं, जिसमें केवल एक अलिंद और एक नीले होते हैं। एस्ट्रियम्स रक्त एकत्र करता है जो शरीर से वापस आ गया और वेंट्रिकल रक्त को गलफड़े में पंप करता है, जहां गैस विनिमय होता है और रक्त फिर से ऑक्सीजन युक्त होता है। इससे गिल परिसंचरण कहते हैं, अर्थात 2 कक्षीय हृदय में केवल एकल परिसरण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्न में से किस प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो किसमें? तो ये मत्स्य में। मत्स्य वर्ग के प्राणियों के पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मत्स्य वर्ग के प्रमुख प्राणी में कैटफिश, गोल्डफिश, व्हेल, शार्क आदि जलीय प्राणी आते हैं। आगे हैं जलीय प्राणी जिसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो किसमें? तो ये अमोनिया के रूप में। जलीय प्राणी मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाते हैं। तथा पंछी
अर्ध घन के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेते हैं। ये मछलियां पानी का घूंट खाली जगह है तो ये प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेते हैं। ये मछलियां पानी घूंट प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेते हैं। मछलियों में श्वसन गलफड़ों की सहायता से होते हैं। अधिकांश मछलियां के सिर के दोनों ओर गलफड़े पाए जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र होते हैं? तो किसके होते हैं? तो ये मछली की होते हैं। अगर बात करें श्वसन दर की तो मनुष्य का श्वसन दर 12 से 20 प्रति मिनट होते हैं। हाथी का 2 से 8, कबूतर का 20 से 25 होते हैं। आगे मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनकी एक विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये उष्ण रक्त वाला जीव होते हैं। ये उष्ण रक्त यानी कि गर्म खून वाला ये जीव होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक उपास्थीयुक्त मछली है? तो कौन सा है? तो ये शार्क एक उपास्थीयुक्त मछली है। इसका कंकाल हड्डी के बजाय कार्टिलेज से बना होता है। इन्हें कॉन्ड्रिक्विथिस वर्ग में रखा गया। इसमें शार्क, सॉफिश, चीतीदार, इंगल, व्हेल शार्क आदि मछलियां आती हैं। आगे मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये मछलियों के दोहरे परिसंचरण होते हैं। ये हो जाएगा गलत। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष यानी कि एक अलिंद और एक नीले होते हैं। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इनके हृदय से होकर रक्त का चक्र में केवल एक बार ही प्रभावित होता है, अतः इन्हें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता इसमें। आगे मछली का हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसमें किसमें चैम्बर होते हैं? तो ये 2 चैम्बर होते हैं। आगे मछलियों में हृदय का खाली जगह कक्ष होते हैं। तो कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें होते हैं आपका 2 कक्ष होते हैं। मछली में पाए जाते हैं। मछली में क्या पाए जाते हैं? तो ये 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? इनमें से क्या नहीं है? तो ये स्पोडोक्लॉम की उपस्थिति इसमें नहीं होते हैं। मत्स्य वर्ग की विशेषताएं हैं इस तरह से, इसकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों की ढकी होती है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए फ्लोम या गलफड़े पाए जाते हैं जिसके द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आगे ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होते हैं। ये अंडे देते हैं। इनकी कंकाल हड्डी या उपस्थिति का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। खाली जगह एक सही मछली है। तो ये कौन सा है? तो ये डॉग फिश। तो आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कवर करेंगे। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। जय हिंद।